गिनती। एक। यार बहुत ही अहंकारी और हठी है। सत्य वचन आचार्य, अशोक के यही दोष भविष्य में इसके पतन का कारण बनेंगे। ये लड़ाई अब बराबर की है। सौ पूरे हो गए। सौ घोड़े पूरे हो गए। इतनी शीघ्र कैसे हो गए? अशोक, रुकिए आचार्य, अब से कुछ विशेष बात करनी है। तू अशोक मेरा भाई है, उसे उच्च कोटि का उपचार प्रदान किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। ले जाओ अशोक को।
दोष आपका नहीं था तो फिर आपने स्वीकार क्यों किया पुत्र? मेरे कारण आपको लज्जित होते नहीं देख सकता था। बहुत दुख रहा है माँ। थोड़ा धैर्य रख। माँ लाइए। आइए। प्रस्थान। क्या हुआ माँ? पता नहीं, अचानक सर दुखने लगा है। ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा। ये ध्वनि कैसी है? इस भस्म का प्रभाव तुम पर हो रहा है ना धर्मा? कोई है, कोई सहायता करो। अशोक, ये मुझे क्या हो रहा है अशोक? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है अशोक? ये कर्णभेदी ध्वनि अशोक। अशोक, इसे रोकिए अशोक। मेरी सहायता कीजिए अशोक, इस ध्वनि को रोकिए। कैसी ध्वनि माँ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अशोक, इस ध्वनि को रोकिए। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है अशोक, इसे रोकिए। अशोक, तुमने अपने माता पिता को मिलाकर सबसे बड़ी भूल की है। यदि तुम एक साधारण बालक की तरह रहते और तुम्हारी माँ एक दासी की तरह, तो इतना बड़ा संकट तुम पर कभी नहीं आता। अब देखो तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही है। क्या लगता है तुम्हें जीवित बचेगी? आप मुझ पे विश्वास करती है ना? करती है कि नहीं? अशोक, मुझे देखिए मुझे कुछ नहीं होगा आपको। आप ठीक हो जाएंगी। कुछ भी नहीं होगा आपको माँ। सुन रही है ना माँ? मैं आप पे विश्वास करती हूँ पुत्र, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। आप मेरे साथ सुरक्षित है माँ। मैं आपके साथ सुरक्षित हूँ, मैं आपके साथ सुरक्षित। माँ माँ माँ। रानी धर्मा! क्या हुआ महाराज? पता नहीं क्यों ऐसे आभास हुआ आचार्य कि कोई अपना कष्ट में है। कदाचित परिवार से बहुत दिनों बाद दूर हुआ हूं। इच्छा थी कि लौट जाऊं, किंतु उज्जैनी होकर भी जाना है। शीघ्रता तो मुझे भी है सम्राट पाटलिपुत्र लौटने की, किंतु सम्राट राजाधिराज और निहारिका के मृत्यु के पश्चात उज्जैनी में अराजकता उत्पन्न हुई है और हमारा दायित्व है कि उज्जैनी में शांति और स्थैर्य प्रस्थापित करना। अवश्य आचार्य।
रुक क्यों गए? क्या हुआ? आचार्य, आगे कोई घायल पड़ा है। चल ये कोई स्त्री है, सहायता करो इसकी। कौन हो तुम? चल चल। कौन हो तुम? मेरा नाम उल्का है। मैं और मेरे पिताजी व्यापारी हैं। हमारा समूह यहाँ से उज्जैन को अग्रसर था और अचानक से हम उन सबसे बिछड़ गए। उज्जैनी की ओर? हम भी उज्जैन ही जा रहे हैं। आप हमारे साथ चल सकती हैं। बड़ी कृपा हो गई आपकी। सैनिक, इसकी सहायता करो। और इन्हें एक स्थान दीजिए। सम्राट, इस वन में अत्यंत विचित्र प्राणी रहते हैं और सबसे विचित्र प्राणी होते हैं मनुष्य प्राणी, और उनमें भी घातक होती है सुंदर स्त्री। मुझे आश्चर्य हो रहा है, इस स्त्री को भी उज्जैनी ही आना है। आपको ये असामान्य नहीं लग रहा है? उसका समूह आगे निकल चुका है और उसके पिता को शुद्ध नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ है। क्या ये मात्र संयोग है? ये स्त्री हमें यहाँ पड़ी मिली। संयोग ही प्रतीत हो रहा है आचार्य, किंतु संदेह करके इसे अकेला छोड़ना अनैतिक होगा, अमानवीय होगा। आप अपनी दृष्टि बनाए रखिए। देखते हैं आप हमें पहचान पाते या नहीं। आखिरकार आप ही की सोच की उपज हूँ। रानी धर्मा को हुआ क्या है? लक्षण किसी रोग के नहीं। अब तो रानी धर्मा ही बता सकेंगी क्या हुआ है। वो मैं बाहर देख रही थी और अचानक वो ध्वनि कैसी ध्वनि रानी धर्मा? मैं बता नहीं सकती, पर यदि वो ध्वनि कुछ और समय तक रहती तो मैं अपने प्राण त्याग देती। माँ, आप विश्राम कीजिए। सम्राट और आचार्य दोनों को उज्जैनी जाना पड़ रहा है, इसलिए उनके आने में और विलंब होगा। किंतु फिर भी सम्राट को संदेश भेज देना चाहिए। क्या आवश्यकता है? हम हैं ना यहाँ रानी धर्मा के साथ। और वैसे भी सम्राट के आने से रानी धर्मा की पीड़ा कम नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस पीड़ा का कारण क्या है।
इस पीड़ा का कारण तुम हो अशोक। कौन सी मां अपने पुत्र को कोड़े खाते देख अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएगी? ये सब तुम्हारे हट के कारण हुआ है। क्या आवश्यकता थी? तुम्हें एक इच्छा मांगने का भी अवसर दिया गया था। कब सीखोगे राजवंशियों के आचरण? अपना ना सही अपनी मां की चिंता तो करो। पहले क्या कम पीड़ा सही है इन्होंने? देखो अशोक, मुझे तुम दोनों की चिंता है। अपने हट और अपनी महंता को स्थापित करने के लिए अपनी मां को दंडित ना करो। देखो इन्हें। मेरा मानना है कि जब भी राज परिवार के नियम और उसकी व्यवस्था को तोड़ा जाता है तो ईश्वर रुष्ट होते हैं और फिर ऐसे ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरे विचार से रानी धर्मा को एकांत में विश्राम करने देना चाहिए। अपने कक्ष में जाओ। माँ, यदि मेरे कारण आपको पीड़ा हुई है तो आप तो मेरे अशोक हैं, मुझे शोक से मुक्त कराने वाले। आपके कारण मुझे पीड़ा कैसे हो सकती है? ज्वर? माँ, ज्वर? मैं विश्राम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। विश्राम की तो आपको भी आवश्यकता है। ताप कम हुआ है? इसीलिए कह रही हूँ, आप भी विश्राम कर लीजिए। आपके घाव भरने भी तो आवश्यक है। भैया, आपके वन वाले मित्र आपसे मिलने आए। उन्होंने अपने नाम बताए, शत्रुजीत, कृणाल, अनिल और चालुक। क्या हो गया है? पता नहीं, वो बहुत चिंतित और दुखी प्रतीत हो रहे थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं यहाँ माँ के पास रुकूंगा। इन्होंने मेरी बहुत सेवा करी है, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। आप जाइए। उनकी बातों से लग रहा था कि वो किसी संकट में है। जाइए पुत्र।
मित्रों, कहाँ हो तुम लोग? अशोक ये मगध के अधिकारी केवल अत्याचार करना जानते, कोई अंतर नहीं है, वन हो या नगर। मैं सबको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। क्या हुआ? कैसा अत्याचार? हमें रोको नहीं मित्र, बहुत हुआ। हमारी सहन शक्ति खो चुकी है, हर बात की कोई सीमा होती है। मित्र पर बताओ तो हुआ क्या है? होना क्या है? मगध का सम्राट शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है वो दुर्बलों पर। सम्राट भूल गया है, प्रजा नहीं तो राज्य भी नहीं। मगध सम्राट भूल गया है कि प्रजा की प्रसन्नता ही उसका धर्म है, और हम उसे उसका धर्म स्मरण करेंगे। शत्रुजीत, मुझे बताओ क्या हो रहा है? सम्राट ने क्या किया है? जानते हो क्या हो रहा है? हमारे वन के पास के गांव में ये अत्याचार है। जो यहाँ वर्षों से रह रहे, आप उन्हें यहाँ से क्यों भगा रहे हो? अधिग्रहण क्यों कर रहे हो हमारी भूमि का? ये अनैतिक है, ये अत्याचार है। ये मगध सम्राट का आदेश है। सम्राट बिंदुसार के आदेश का पालन करना प्रजा धर्म है। जो भी इसका पालन नहीं करेगा। जीवन में पहली बार डर गया था अशोक। अपने वन में एक से एक नरभक्षी है, किंतु मैं उनसे कभी भयभीत नहीं हुआ। किंतु मैंने मनुष्य का जो अमानवीय रूप देखा, मैं कांप उठा। ऐसा नहीं हो सकता है मित्र, और यदि ऐसा हुआ भी है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। बिना कारण सम्राट ऐसा आदेश नहीं दे सकते। संभव है कोई नए राजमार्ग का निर्माण किया जाना, या फिर शोषण अत्याचार। नहीं मित्र, सम्राट ऐसे नहीं है। अशोक, तुम जो बोल रहे हो उस पर विश्वास कर लेते, पर तुम ही बताओ, लोगों को घर से निकाला जा रहा है, गांव के गांव खाली कर दिए जा रहे हैं। यदि प्रजा की चिंता होती तो क्या सबके पुनर्वास की व्यवस्था न की गई होती? क्या सबको पर्याप्त धनराशि न दी गई होती ताकि प्रजा कोई अपने लिए आश्रय ढूंढ सके? यही नहीं, कल रात हम यहाँ पहुंचे ये सोचकर कि हम सम्राट से निवेदन करें। सम्राट से तो सारा मगध मिलना चाहता है, पर सम्राट से मिलने की खुशी उसे ही प्राप्त है जो द्वारपाल को भेंट दे सके। केवल एक पर्ण। मुद्रा तो नहीं है, किंतु कुछ फल है हमारे पास। प्रतीक्षा करो, मिलवाता हूँ। सारी रात हम वहां प्रतीक्षा करते रहे, भूखे प्यासे, ये सोचकर एक क्षण के लिए भी वहां से नहीं हटे कि वो द्वारपाल पुनः लौट गया और उसने हम में से यहाँ पे किसी को भी नहीं पाया। तो द्वारपाल तो नहीं लौटा, पर हमने राजकुमार सुशीम को देखा था। सभी कह रहे थे प्रभारी राजा आ गए, प्रभारी राजा आ गए। सहायता कीजिए, हमारी भूमि हमसे छीन ली गई है। सब बहुत निराश है। हम आपके पास बहुत आशा लेकर आए, हम क्या करें, कहाँ जाए? हमारे पास सर ढकने के लिए छत नहीं है, भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं है। सारे दुखों की एक ही दवा। अब भी तुम कहोगे कि ये अत्याचार नहीं? नहीं अशोक, नहीं, अब बहुत हुआ। जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो एक ही विकल्प रहता है, और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि शत्रुजीत, क्या निर्णय लिया? विद्रोह। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, प्रभारी राजा के व्यवहार से
सम्राट का आकलन मत करो। वो तो यहाँ है भी नहीं, वो तो कुछ दिनों से गया में गए। कुछ दिनों से? ये अत्याचार कई महीनों से हो रहा है हम पे। क्या तुम लोग कह रहे हो तो मैं मानता हूँ कि शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, पर मैं अब भी कह रहा हूँ कि सम्राट की इसमें सहमति तो दूर, उन्हें इनकी जानकारी भी नहीं है। राजा को सब पता होता है। इन राजवंशियों लोगों को हम साधारण लोग की चिंता कहाँ है? अशोक, तुमने तो देखा है, सहा है, तुम्हें पता है राजवंशियों का सत्य। यहाँ विश्वासघात है, छल है। मैं तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हमारा राज परिवार से कोई संबंध नहीं। मित्र, कहीं तुम यहाँ रह रहकर इन राजवंशियों से प्रभावित तो नहीं होगे? तुम सब निश्चिंत रहो, मैं प्रभारी राजा से बात करता हूँ, कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। अशोक, तुम्हें अब भी लगता है कि जो व्यक्ति मेरी प्रार्थना सुनकर मुझ पे मदिरा गिराता है वो कुछ करेगा? मित्र, मुझे एक अवसर तो दो, एक अवसर मांग रहा हूं। अशोक, वह व्यक्ति नहीं सुनेगा। अत्यंत क्रूर व्यक्ति है, वह क्यों सुनेगा? तुम कौन से उसके भाई हो? और वैसे भी राज परिवार में तो भाई भाई का शत्रु होता है। मुझे प्रयास तो करने दो, या तो प्रभारी राजा मान जाएंगे या तो मना कर देंगे, और जब तक मना नहीं करते तब तक हम अपनी आशा क्यों छोड़े? तुम लोगों को प्रयास करना है तो करो, किंतु मैं जानता हूं जो मैंने सोचा है विकल्प इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का। अशोक कह रहा है तो एक बार प्रयत्न तो करके देख लेते हैं। भले ही हमें राज परिवार पर विश्वास ना हो, पर हमारे मित्र सम्राट वनराज अशोक पे तो है ना। अशोक पर मुझे भी विश्वास है, तुम मगध की शासक, मगध की प्रशासन पर विश्वास नहीं है, और इसलिए मैं जानता हूं कि तुम सब वहां से अपमानित होकर ही लौटोगे। शत्रुजीत, तुम लोग मेरे साथ आओ। आज की संध्या विशेष आप सबके लिए आयोजित की गई, आनंद लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशीम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, और वैसे भी इस समय वो जिस स्थिति में होगा उससे बात करने का कोई लाभ नहीं है। हमें सम्राट के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी, पहले इन सबके साथ बहुत अन्याय हो चुका है, अब सम्राट के लौटने तक हमें प्रयास करना पड़ेगा। अशोक, ये तुम भी जानते हो कि सुशीम की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। ठीक है, किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम शांत रहोगे, तुम संयम रखोगे। अवश्य आचार्य, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। मुझे इन सब की सहायता शीघ्र करनी होगी। तुम चलो, मैं तुम्हें बुलाता हूं, ठीक है? रुक जाइए। जिस भाई ने 100 कोड़े खाए, देखो वो भी कैसे खींचा चला आया मदिरा की छल छल सुन के। ये होती है मदिरा की शक्ति। एक समस्या है, उसी के लिए मुझे यहां आना पड़ा। दिन भर राज्य का कार्य संभाल के कुछ समय राजा अपने मन, अपने शरीर को आराम दे, ये राजा का अधिकार है।
और यदि इसमें कोई विघ्न उत्पन्न न करे तो वो दंड का पात्र होता है। मैं कुछ मांगने आया हूं अपने भ्राता से। मांगने आए हो? पता है, मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं अशोक, ये ऐसे भिक्षु की भांति। पर तुमने पहली बार अपने भ्राता से कुछ मांगा है, तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। कहो। मेरे कुछ अभिन्न मित्र हैं, जो मेरे साथ वन में रहते थे, उनके साथ, उनके ग्रामवासियों के साथ कुछ अधिकारियों ने। इतनी शीघ्रता क्या है मेरे भाई? कि पहले मेरे हाथ तो धुलवा दो। वो क्या है, यदि हाथ गंदे रह जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं कर पाती। ये ढीठ ऐसे नहीं मानेगा। आज रात मैं तुम्हारी इस दास्तां से मुक्त हो जाऊंगी। एक और काम कर दो, ये मेरे चरण गंदे हो गए, इन्हें भी धो दो। मुझे उन सभी लोगों की सहायता करने के लिए जितना भी अपमान सहना पड़े मैं सहूंगा। क्या हुआ, कोई समस्या? कैसा लग रहा है तुम्हें?
मेरे यानी प्रभारी राजा के चरण धोकर कैसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल वैसा ही जैसे एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई की सेवा करने में लगना चाहिए। अरे ये जल देख के लग रहा है कि मेरे चरण बहुत ही गंदे थे। अब एक काम कर, इस जल को तुम... यदि सम्राट को इस बात का पता चल गया तो इसका परिणाम सोच लीजिए। तो ऐसा मैंने क्या कहा आचार्य राधागुप्त? मैं कह रहा था कि इस जल को उठा के वहां रखा जाए और अपनी समस्या प्रस्तुत की जाए। कुछ अनुचित कहा मैंने? ये सतपुड़ा वंशिया हैं। इनके या तो मैं इनकी समस्या सुन सकता हूं या इनका परिचय। हमारी भूमि हमसे छीन ली गई है। मगध के अधिकारी कहते हैं कि सम्राट का आदेश है। हम चाहेंगे कि राज्य हमें हमारी भूमि लौटा दे। यदि नहीं लौटा सकते हैं तो क्षतिपूर्ति करने का निवेदन करते हैं हम, और सबके लिए आश्रय की व्यवस्था करने का निवेदन करते हैं। भ्राता, आप अपना वचन पूरा करेंगे ना? ठीक है, मैं तुम सबको आप चिंता ना करें, आम आदमी सब संभाल रहे हैं। हमें तो यह सोचना चाहिए कि अभी कितनी भूमि शेष है अधिग्रहण के लिए। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं सम्राट के आदेश की अवमानना कर दूं? इस भूमि को अपना कहने वाले तुम होते कौन? ये भूमि राज्य की है। हमने तुम्हें यहां इतने वर्ष रहने दिया, इसके लिए तुम्हें हमसे कृतज्ञ होना चाहिए। यदि पता होता ऐसे कृतज्ञ निकलोगे तो पहले ही निकाल देते तुम सबको। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पर यह तो अत्याचार है। हम प्रजा हैं, हमारा ध्यान यदि राजा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ठीक है, आपको इस भूमि की आवश्यकता है, राजा को इस भूमि की आवश्यकता है। हम तैयार हैं, पर हमारे पुनर्वास का क्या होगा? हम उसका भुगतान कर चुके हैं। तो क्या हम झूठ कहने आए हैं इतनी दूर? तुम जैसे लोभियों का पेट कहां भरता है? तुम्हें लगता है प्रजा है तो लूट लेते हैं राज्य को। देखा अशोक, इन राजवंशियों को हमारी कोई चिंता ही नहीं। ये हमें झूठा कह रहे, हमें लोभी कह रहे, जबकि सत्य तो यह है कि इनसे बड़ा झूठा और लोभी
कोई भी नहीं। सैनिकों, इनके पुनर्वास की तैयारी की जाए, पर कारागार में। अशोक, चलो हमारे साथ। विद्रोह का समय आ गया है। मिलकर राजा के अत्याचारों का उत्तर देंगे। देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें। अशोक, खड़े देख क्या रहे हो? तलवार उठाओ। आज इन राजवंशी को बता दे कि प्रजा की शक्ति होती क्या है। अशोक, क्या तुम इनका पक्ष ले रहे हो? क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? ये हमारे साथ है। तुम बिक गए मित्र। मर्यादा का स्मरण रहे। राजकुमार अशोक के लिए ऐसे शब्द मैं स्वीकार नहीं करूंगा। राजकुमार? राजकुमार? क्या हुआ? क्या इसने तुम्हें बताया नहीं? अशोक, क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम सम्राट बिंदुसार के पुत्र मौर्य वंशी राजकुमार हो? पर मेरे भाई, तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। ये ऐसे विद्रोह को समर्थन न देकर। महामात्य जी राजा। प्रभारी राजा और उसके राज परिवार का अपमान करने के लिए इन तीनों को 30 दिन का कारावास दिया जाए। भ्राता, ये उचित नहीं है भ्राता। राजकुमार होकर राज्य में न्याय व्यवस्था बनाने की महत्ता तुम्हें ज्ञात होनी चाहिए। ऐसा विश्वासघात क्यों अशोक? अपमान कराने की क्या आवश्यकता थी? ले जाओ इन्हें। शत्रुजीत ने ठीक कहा था, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किंतु ये हमारी पराजय नहीं अशोक, अब हम हमारा लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे। ये कैसी आपदा है? अब क्या होगा? आचार्य यहाँ नहीं है, महाराज बिंदुसार यहाँ नहीं है, और अब उपराजा बनके सुशील ना जाने कैसे कुकर्म करेगा। पाटलिपुत्र का क्या होगा? मगध का क्या होगा? अब केवल एक ही व्यक्ति सुशील के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकता है। जनता का सेवक, न्याय का दूत, अग्रदूत।